हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज के इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के विज्ञान के रसायन विज्ञान टॉपिक का धातु एवं अधातु चैप्टर का पूरे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन किया जाएगा। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो सेशन में आपको बताया जाएगा, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, धातु एवं अधातु चैप्टर में पहला है धातु होता क्या है। देखिए, धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे तांबा हुआ, लोहा हुआ, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये सब क्या होते हैं? धातु कहलाते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लो सोडियम हुआ, सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद क्या करता है? धनायन बनाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। देखिए, कोई धनायन या ऋणायन क्यों बनाता है? क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए वह या तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है या तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। कहने का मतलब ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं धातुओं के गुणधर्म क्या होते हैं, क्वालिटी क्या क्या होती है धातुओं को। तो पहली चीज समझते हैं, धातु की जो सतह होती है चमकदार होती है। धातु की जो सतह होगी कैसी होगी? चमकदार होती है। दूसरा इसका पॉइंट है, सामान्यतः धातु में कठोरता होती है, लेकिन लिथियम सोडियम तथा पोटेशियम मुलायम होते हैं। माने अधिकांश सभी जो धातु होते हैं, सभी धातु जो होते हैं वे क्या होते हैं? कठोर होते हैं। सभी धातु क्या होते हैं? कठोर। लेकिन किसको छोड़ करके? लिथियम को छोड़ करके, सोडियम को छोड़ करके, पोटेशियम को छोड़ करके, क्योंकि ये मुलायम होते हैं। ऐसे धातुओं को हम चाकू से काट सकते हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम को हम किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। समझ में आए? ये मुलायम होते हैं। अगला पॉइंट है कि कमरे के ताप पर, माने जो सामान्य ताप होता है, धातु सामान्यतः ठोस होते हैं परंतु पारा द्रव अवस्था में होता है। कहने का मतलब सभी धातुएं जो होती हैं ठोस होती हैं। केवल पारा जो होता है यही द्रव में होता है, बाकी सभी किस में होते हैं? ठोस में होते हैं। इतनी बातें समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि सामान्यतः धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। जितने भी धातुएं हैं सभी विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, अर्थात इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक, इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब इसको पीट पीट कर पतली से पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इतनी बातें समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। अगला गुण क्या होता है इसका? इसमें क्या होता है? तन्यता का गुण पाया जाता है। कहने का मतलब इसको खींचकर पतली से पतली तार बना सकते हैं। जितना पतला सा पतला तार बना सकते हैं, हम धातु को बहुत एकदम पतले से पतली तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सभी धातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। माने केवल किसको छोड़ करके? सोडियम और पोटेशियम के। बाकी सभी धातु, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। ठीक है, बाकी सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। चलिए, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड मतलब जैसे Cu2O, ठीक है, ZnO। जिंक धातु है, जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी क्या होगी? क्षारीय होगी। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये पॉइंट याद रखना। चलिए अब हम पढ़ते हैं अधातु। अधातु होते क्या हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा ऋणायन होते हैं, अधातु कहलाते हैं।
जैसे एग्जाम्पल Br हुआ, F हुआ, Cl हुआ, S हुआ आदि, ये सभी क्या हैं? अधातु हैं। मतलब जैसे Br है, Br इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है? Br माइनस बनाता है। चलिए अब इसके गुणधर्म को हम पढ़ते हैं, इसके गुणधर्म को पढ़ते हैं। अधातुओं के गुणधर्म होते क्या हैं? देखिए पहला पॉइंट है, अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती है, लेकिन आयोडीन की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। कहने का मतलब कह सकते हो आयोडीन हुआ, हीरा हुआ, ये सब धातुओं को छोड़कर सभी धातुओं की सतह चमकदार नहीं होती है। अगला पॉइंट है, हीरा को छोड़कर, ये छोड़कर है, सभी अधातु कठोर नहीं होते हैं। कहने का मतलब हीरा ही कठोर होता है, बाकी सभी धातुएं कठोर नहीं होती हैं। अगला पॉइंट है, कमरे के ताप पर अधातु ठोस तथा गैस अवस्था में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है। माने सभी धातु या तो ठोस होंगे या क्या होंगे? गैस अवस्था में होंगे, लेकिन ब्रोमीन किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। चलिए अगला पॉइंट है इसका, अधातुओं में आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। गुण है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। कहने का मतलब इसको अगर हम पीटेंगे तो इसमें भंगुर हो जाता है। भंगुर का मतलब टूट जाएगा। इसको पतली से पतली परत नहीं बना सकते हैं, और न ही इसको खींचकर एक पतली से पतली तार बना सकते हैं। तो अर्थात इसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इतनी सी बातें समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, ग्रेफाइट को छोड़कर के सभी अधातु ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होते हैं, अर्थात इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। केवल ग्रेफाइट होता है जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, सामान्य अधातु का घनत्व व गलनांक क्या होता है? कम होता है, और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अभी हमने बताया धात्विक ऑक्साइड क्षारीय और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अब क्या पढ़ते हैं, कुछ नोट पॉइंट है। सोडियम तथा पोटेशियम वायु की उपस्थिति में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। ये आग है, क्या पकड़ लेते हैं? आग, आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। कॉपर धातु वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है, और सोना व चांदी वायु से अपक्रिया नहीं करते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। चलिए हम पढ़ लेते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। चलिए देखिए, पहला रासायनिक गुण है धातु की वायु से क्रिया। देखिए जब धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। धातु है, ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा, धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, याद रखना। जैसे Cu है, O2 से अपक्रिया किया, क्या बनाया? CuO बनाया। इधर देखो 2 ऑक्सीजन था, इसको 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए अगला देखिए, धातु की जल के साथ अपक्रिया। ये याद रखना, नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। तो धातु जल से अपक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। धातु हुआ जल से अपक्रिया धातुक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाए, प्लस हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। देखिए सोडियम हुआ, H2 हुआ, क्या बना है? देखो सोडियम का सूत्र होता है Na प्लस H2O हुआ, H2O टूटेगा H और OH में। किसमें टूटेगा? H और OH में। अब NaOH से अपक्रिया कर लेगा, NaOH बना लेगा, और H जो बचा हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब इसको समीकरण को संतुलित कर देते हैं, तो क्या होता है? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसको 2 से हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर जैसे देखो Ca हुआ, कैल्शियम, और प्लस जल, जल का सूत्र इसको लिख सकते हो H2O के H और OH। देखो CaOH से अपक्रिया करेगा, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो देखो अब क्या होता है, यहाँ पर O कितना है? 2 है,
तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक, और इधर भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया। चलिए अब अगला क्या है, धातु की अम्ल के साथ अपक्रिया। देखिए जब धातु अम्ल से अपक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है उभयधर्मी ऑक्साइड। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अपक्रिया करते हैं और उत्पाद में लवण तथा जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। चलिए इतनी बातें समझ में आई। जैसे Al2O3, इसका एग्जाम्पल भी याद रखना, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है Al2O3 क्या कहलाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। चलिए अगला पॉइंट है सक्रियता श्रेणी। देखो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, वह सारणी जिसमें धातुओं के क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। आरोही माने बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही माने घटते हुए क्रम में, कहलाता है सक्रियता श्रेणी कहलाता है। चलिए इसमें धातुओं की अवक्रियाशीलता जो है, इसका जो क्रम होता है देखते हैं। देखो अधिक क्रियाशील तत्व क्या हो जाए, सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो याद रखने का ट्रिक क्या होता है, इसको मेरे साथ पढ़ो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। एक बार फिर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। और जो कम मध्यम क्रियाशील होता है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। और कम क्रियाशील तत्व में कौन आता है, क्रम से देखो, सबसे अधिक क्या होता है कम क्रियाशील में, कापर, पारा, चांदी, सोना, कापर, पारा, चांदी, सोना। तो ऐसे ही करके हम याद कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है खनिज। खनिज क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व और यौगिक होते हैं। जो प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व और यौगिक होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब अयस्क क्या होते हैं, अयस्क वे खनिज जिसमें अधिक से अधिक धातु में अधिक से अधिक मात्रा में धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं और उनको निकालना लाभकारी होता है, अयस्क कहलाते हैं। अगला पॉइंट है गैंग या अपद्रव्य क्या होते हैं। गैंग या अपद्रव्य का मतलब होता है अयस्कों में जो अशुद्धियां होती हैं उसे ही गैंग और अपद्रव्य कहते हैं। अब क्या कहते हैं, अयस्कों से हमें धातुओं को प्राप्त करना है, इसकी 3 प्रक्रिया होती है। पहला अयस्कों को समृद्धिकरण करते हैं, दूसरा धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, तीसरा धातुओं का क्या करते हैं, परिष्करण करते हैं। ये 3 चरण होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाइएगा। अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे करते हैं। अयस्कों से अशुद्धियों को हटाना ही अयस्कों का क्या कहलाता है, समृद्धिकरण कहलाता है। इसकी निम्न विधियां होती हैं। देखो पहला विधि है पानी से साफ करके, दूसरा है छान करके, तीसरा विधि है रसायनों का उपयोग करके, चौथा है चुंबक द्वारा। कहने का मतलब जिस प्रकार की अशुद्धियां हैं, अगर वह अशुद्धियां पानी से साफ हो जाएगी उसको पानी से साफ करते हैं। अगर मान लो वो चुंबकीय अशुद्धियां अर्थात लोहा वाली अशुद्धियां हैं तो उसको चुंबक द्वारा अलग कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा चरण आ जाता है धातुओं का निष्कर्षण। देखिए धातुओं के निष्कर्षण की कई विधियां होती हैं। अब कौन सी धातु है, अगर कम क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील है, कैसी धातु है, उसी प्रकार से उसका क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। अगर जैसे कम क्रियाशील धातु है उसको केवल गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद कम क्रियाशील धातु को केवल गर्म कर देते हैं और गर्म करने के बाद ही उसको धातु ऑक्साइड में प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे देखो पहले
HgS है, ये कम क्रियाशील होता है, पारा कम क्रियाशील होता है, इसके सल्फाइड गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो HgO से अपक्रिया करके HgO बना लेता है और SO से अपक्रिया करके SO2 बना लेता है। ठीक है, फिर समीकरण संतुलित कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, जो HgO होता है, HgO इसको फिर गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद पारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसी प्रकार से क्यूप्रस सल्फाइड से हम कॉपर प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए मध्यम क्रियाशील तत्व जो होता है, देखिए मध्यम क्रियाशील तत्व, मध्यम क्रियाशील तत्व या तो सल्फाइड अयस्क के रूम होगा या तो कार्बोनेट अयस्क के रूम होगा। इन धातुओं को ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। जब हम निष्कर्षण करते हैं इन धातुओं के ऑक्साइड को प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। याद रखना, जब सल्फाइड का अयस्क होगा तो उसका निष्कर्षण करने की प्रक्रिया जो होती है भर्जन कहलाती है, और जब कार्बोनेट के अयस्क होते हैं तो उसका जो ऑक्साइड अयस्क प्राप्त करने की जो विधि होती है उसको निस्तापन कहते हैं। देखो भर्जन होता क्या है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में खुली भट्ठी में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह धातु ऑक्साइड में बदल जाता है, और जिसको क्या बोलते हैं, भर्जन कहते हैं। देखो रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया है, देखो सल्फाइड का अयस्क है, वायु की उपस्थिति में खुली भट्ठी में उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो धातु को ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। जैसे ZnS है, ऑक्सीजन से क्रिया किया तो ZnO से अपक्रिया किया, ZnO बना लिया, प्लस सल्फर ऑक्सीजन से अपक्रिया करके SO2 बना लिया। फिर समीकरण संतुलित कर देते हैं। चलिए, अगर इसका PDF नोट्स आपको चाहिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, पूरा PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। अगला है कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण, यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। अलग से भी पूछा जा सकता है भर्जन होता क्या है, निस्तापन क्या होता है। याद रखना, जब सल्फाइड के अयस्क होंगे तो भर्जन, कार्बोनेट के अयस्क होंगे तो निस्तापन। अब कार्बोनेट के अयस्क को वायु की उपस्थिति में या वायु की अनुपस्थिति में या वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह धातु ऑक्साइड में बदल जाता है और क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। ठीक है, देखो जैसे रिएक्शन यहां लिखा गया है, ZnCO3 बंद भट्टी में ZnO बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा, प्लस CO2 बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब भर्जन तथा निस्तापन विधि से जो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है उस धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए इसका अपचयन करते हैं। अपचयन करने के लिए या तो कार्बन का उपयोग करते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करते हैं या तो हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। देखो अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन कम होना या हाइड्रोजन की वृद्धि होना। देखो जैसे यहाँ पर देखे ZnO दिया है, जिंक ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ है भर्जन निस्तापन से, अब इसको कार्बन से अपक्रिया करा देते हैं तो क्या हो जाता है, COO से अपक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और जिंक धातु क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अब चलिए अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। देखिए जो अधिक क्रियाशील धातु होती है, अब इसका क्या करने के लिए, अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए क्या करते हैं, इसका अपचयन तो कर नहीं सकते हैं, अतः इन धातुओं को विद्युत अपघटन विधि द्वारा हल किया जाता है। देखो विद्युत अपघटन विधि क्या होती है, इसमें एक पात्र होता है, ध्यान रखना, एक पात्र होता है जिसमें उसका विलयन भरा होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक कैथोड का, एक क्या होता है, एनोड। कैथोड जो होता है ऋणायन होता है, एनोड क्या होता है, धनायन होता है। जैसे NaCl है मान लो, तो किस में टूटेगा ये, जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो ये टूटेगा Na+ और Cl- में। तो जो प्लस वाला टूटेगा वह ऋणायन की ओर चला जाएगा और जो माइनस वाला टूटेगा वो किधर चला जाएगा, धनायन की ओर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम उसको आयन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट विधि होता है धातुओं का परिष्करण। देखो धातुओं का परिष्करण के लिए सबसे उपयोगी विधि है कौन सा, विद्युत अपघटनी विधि। देखो इसमें जिस भी धातु का निष्कर्षण करना होगा उसमें क्या करेंगे, उस धातु की शुद्ध धातु की, जिस भी धातु का निष्कर्षण करना होगा उसकी शुद्ध धातु की एक पतली सी छड़ लेंगे जिसको क्या रखते हैं, कैथोड के रूप में, और जो एक अशुद्ध धातु की मोटी छड़ लेंगे उसको एनोड के रूप में रखते हैं। फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो अशुद्धियां होती हैं एनोड में
वो गलने लगती है और गल करके एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती है, जिसको एनोड पंख कहते हैं। और जो धन आयन होते हैं, उस धातु के आयन जो होते हैं कैथोड पर एकत्रित हो जाते हैं और धीरे धीरे अधिक शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए देखिए, यही लिखा भी गया है क्या कि धातुओं से अपद्रव्यों को हटाने की सबसे अधिक उपयोगी विधि है विद्युत अपघटनीय विधि। जिस भी धातु का निष्कर्षण करना होता है उसके विद्युत अपघट्य विलयन को लेते हैं तथा एनोड के रूप में अशुद्ध धातु की मोटी छड़ लेते हैं और कैथोड के रूप में शुद्ध धातु की पतली छड़ लेते हैं तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य विलयन में घुलने लगता है और अशुद्ध धातु जो अशुद्धियां होती हैं एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती है, जिसको एनोड पंख कहते हैं। और उतने ही मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित हो जाता है, जिसमें हमें लगभग 99% शुद्ध धातु मिल जाता है। अर्थात एनोड पर उस धातु का आयन एकत्रित हो जाता है और कैथोड पर जो होता है कैथोड पर उस धातु का आयन एकत्रित हो जाता है और धातु के रूप में हमें प्राप्त होता है। चलिए अब चलते हैं, कुछ टॉपिक और बचे हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर लगभग समाप्त है दोस्त। तो कैसा लगा आज का वीडियो सेशन, जरूर इसको बताइएगा। देखिए अगला टॉपिक है यसद लेपन है। अगला टॉपिक क्या है? यसद लेपन। क्या होता है? लोहे तथा इस्पात को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसी को यसद लेपन कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, मिश्र धातु होता क्या है? देखिए मिश्र धातु का मतलब दो या दो से अधिक धातु या धातु व अधातु, धातु या धातु व क्या अधातु के समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल हुआ, पीतल में क्या होता है 70% कापर होता है और 30% जिंक होता है। कांसा में क्या होता है, कापर 88% होता है, टिन 12% होता है। इस्पात में क्या होता है, लोहा, निकिल और क्रोमियम होता है। तो कैसा लगा दोस्त आज का वीडियो सेशन, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन हो गया। तो इसको अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। लव यू दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।